Dear student, today we'll talk about cardiology MCQ. So, Dr. Hidayat in one cardiology MCQs with explanation. So, we have question number 1. MCQs are mostly based on pathology and medicine. So, we have question number 1. In question number 1, we have a 60-year-old man present with exertional chest pain. क्या है exertional chest pain है, यानी जब वो वर्क करता है तो उसको chest pain होता है. That is relating to left arm. Very very important. So, एक पेशेंट है 60 year old, यानी ओल्ड एज में एक बंदा है, आदमी है, मेल पेशेंट है, और वो हमारे पास प्रेजेंट हुआ विद एक्सर्शनल चेस्ट पेन के साथ, और ये पेन जो है लेफ्ट आर्म में रेडिएट होता है. अब ये पेशेंट जब रेस्ट करता है तो ये पेन खत्म हो जाता है, रिलीव्ड बाई रेस्ट. तो ये पेन जो होता है रेस्ट में खत्म हो जाता है, यानी वो जब रेस्ट करता है. ईसीजी शो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन इन V5 to V6. ये जो हमारे पास लीड्स हैं इनमें एसटी सेगमेंट डिप्रेशन शो करता है. सो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ये थी. तो डिमांड क्या है, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. वो हमारे हमसे क्या मांग रहे हैं, डायग्नोसिस क्या होंगी. तो अगर आप इस पेशेंट को देख ले, इसमें ये पेशेंट है जो कि जब मूवमेंट करता है, जब वर्क करता है तो उसको पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, ठीक है, एक्सर्शनल चेस्ट पेन जिसको हम बोलते हैं, और ये जो है रेडिएटिंग टू द आर्म. तो लेफ्ट आर्म की तरफ जो पेन रेडिएट होता है और जा की तरफ भी जो है रेडिएट हो सकते हैं, ठीक है. और ये जो है ये पेन जो होते हैं आल्सो कैन रेडिएट टू जा. तो ये अक्सर जो होता है हमारे पास एमआई के केस या इस्कीमिया के केसेस में होता है. तो इसके बाद क्या है, रिलीव्ड बाई रेस्ट. अगर ये रेस्ट के साथ रिलीव होता है तो हमारे पास ये एक स्पेशल कंडीशन है जिनको हम स्टेबल एंजाइना बोलते हैं. तो स्टेबल एंजाइना में क्या होता है, जो पेन होता है वो एक्सर्शनल होता है, यानी जब काम करता है पेशेंट तो पेन इंक्रीज होता है, और जब क्या होता है रेस्ट करता है तो उनको जो है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है मुकम्मल हो जाती है. तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल एंजाइना. और इसमें जो है हमारे पास जो सब इंडोकार्डियल स्कीमिया जो है ये हो जाए. कार्डियक जो लेयर्स हैं, पेरिकार्डियम जो है, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, ये सारे लेयर इन्वॉल्व नहीं थे, सिर्फ जो है सब इंडोकार्डियल लेयर जो है इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. और इसमें एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होते हैं. सो यहाँ पे आप खुद सोच ले, यहाँ पे हमारे पास प्रीमेंटल एंजाइना है. इसमें क्या होता है, इसमें जो है ब्लड वेसल जो होते हैं इसकी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है. लेट्स से दिस इज अ कोरोनरी ब्लड वेसल. सो हियर इज द कंस्ट्रिक्शन. यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रिक्शन हुए हैं कोरोनरी ब्लड वेसल का. दिस अकर इन द प्रीमेंटल एंजाइना. सो इसका अगर ये रेस्ट भी हो और रेस्ट पे ना हो तो पेन होता है. अनस्टेबल एंजाइना में भी क्या होता है कि पेन होता है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 70% जो है अक्लूजन होता है. स्टेबल एंजाइना में अक्लूजन जो होता है 70% से लेस होता है. और हमारे पास नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई है. तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, इसमें जो मार्कर्स हैं वो जो है एलिवेट होते हैं, लेकिन जो हमारे पास अगर मार्कर एलिवेट नहीं है तो इसमें फिर स्टेबल एंजाइना जो है आता है. जो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी है, स्टेबल एंजाइना. और ये हमारे पास की एक्सप्लेनेशन दैट आई एम गोइंग टू एक्सपोज. तो इस एक्सप्लेनेशन को एक बार रीड देते हैं. तो इस एमसीक्यूज का एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये क्या है हमारे पास, एक्सर्शनल चेस्ट पेन जो है रिलीज बाय रेस्ट इंडिकेट डिमांड इस्कीमिया टिपिकल ऑफ स्टेबल एंजाइना एसटी सेगमेंट डिप्रेशन ड्यूरिंग एक्सर्शनल रिफ्लेक्स सब इंडोकार्डियल इस्कीमिया जो कि स्टेबल एंजाइना में होता है. सिम्टम जो है इंप्रूव होता है विद रेस्ट बिकॉज ऑक्सीजन जो डिमांड होता है ड्रॉप विद रेस्ट, यानी जब मूवमेंट करते हैं तो ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा हो जाता है, लेकिन जब हम रेस्ट करते हैं तो ऑक्सीजन का डिमांड जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है, यानी कम हो जाता है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, we have a 45-year-old man. We have 45-year-old man. He has sudden palpitation. उसको क्या है, सडन पल्पिटेशन है. सडन पल्पिटेशन, लाइट हेडेडनेस है, एंड हमारे पास ईसीजी क्या शो करता है, रेगुलर वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स, यानी टेकिकार्डिया. यानी इसको क्या है, ईसीजी में रेगुलर वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स है. जो हमारे पास टेकिकार्डिया भी है, यानी इसमें रेगुलर है, वाइड है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स जो है वाइड है, और ये इसकी बीटिंग जो है 180 है, यानी ज्यादा है. और इस पेशेंट के अंदर क्या है, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज, यानी इस पेशेंट को हिस्ट्री है, यानी ओल्ड एमआई है, कार्डियोमायोपैथी वगैरह, यानी स्ट्रक्चरल जो हार्ट डिजीज हैं उनको पहले कभी हुई है. अब इस पेशेंट की मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शन में हमारे पास सुपर एसवीटी है, सुपर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, वीटी है, एट्रियल फिब्रिलेशन है विद हार विच मीन रिपीट वेंट्रिकुलर रिस्पांस, एंड WPW पार्किंसन वाइट सिंड्रोम. तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है तरफ हम जाएंगे. अब अगर पेशेंट के इस पेशेंट के बारे में हम सोच लेंगे कि इसको सडन ऑनसेट पल्पिटेशन है, लाइट हेडेडनेस है, ईसीजी में क्या है, और रेगुलर वाइड कॉम्प्लेक्स जो है टेकिकार्डिया है, और उसको प्रीवियस हिस्ट्री है जो है स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज का. तो कोई भी इन्हीं वाइड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया जिस पेशेंट के अंदर होते हैं और उसमें स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज भी हो, यानी एमआई है या कार्डियोमायोपैथी है, इसको हम फिर क्या बोलेंगे, ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, जब तक कोई दूसरी डिजीज जो है इसमें प्रूव ना हो. इसके अलावा जो रेगुलर रिदम होता है और वाइड क्यूआरएस सब कॉम्प्लेक्स होता है, यानी रेगुलर रिदम एंड वाइड क्यूआरएस, ये क्या करता है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की तरफ जाता है. तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया. एंड लेट मी रीड एक्सप्लेनेशन ओवर हियर. तो हमारे पास क्या होता है एक्सप्लेनेशन में, इन वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया इन अ पेशेंट जिसमें स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज जैसे कि ओल्ड एमआई या कार्डियोमायोपैथी, इट इज वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया until proven otherwise. ठीक है, रेगुलर रिदम होता है, एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या करते हैं, स्ट्रांगली सपोर्ट करता है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया.
सो दिस इज वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास एक पेशेंट है, क्या है, पेशेंट प्रेजेंट हुआ है विद एपिसोड ऑफ एपिसोडिक स्वीटिंग है, एपिसोडिक स्वीटिंग है, यानी बार बार उसको स्वीटिंग होते हैं, पल्पिटेशन होता है और हेडेक होता है। तो ये 3 सिम्टम्स से हमें पता चलता है कि ये कोई हाइपर स्टेट है बॉडी का। बीपी भी हाई है तो इसे भी हमें पता चलता है कि बॉडी के अंदर कोई हाइपर एक्टिविटी जारी है, ठीक है। ईसीजी हमने की, ईसीजी में हमने क्या दिखा, साइनस टेकिकार्डिया, तो इसे भी पता चलता है कि हार्ट भी जो है टेकिकार्डिया में है। तो हम बेस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल थिंक ऑफ व्हाट इज द डायग्नोसिस। तो अगर हम देखें एक डिजीज है हमारे पास जिसका जो फियोक्रोमोसाइटोमा, उसमें हमारे पास क्या इंक्रीज होता है, मीटानिफ्रिन लेवल। मीटानिफ्रिन लेवल जो होते हैं वो एपिनेफ्रिन वगैरह ये क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो उस एपिनेफ्रिन के काम क्या है, एड्रेनालिन जो होते हैं वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, इस वजह से स्वीटिंग काज करता है, पल्पिटेशन काज करता है, यानी हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। और इस तरह इस वजह से फिर क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है, जिसकी वजह से हेडेक होता है। तो हेडेक का यहाँ पे हमारे पास सेकंड मतलब ये है कि हाइपरटेंशन है। तो फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर हमारे पास एक क्लासिकल ट्रायड होता है जिसमें हमारे पास स्वीटिंग होती है, पल्पिटेशन होती है जिसको हम टेकिकार्डिया बोलते हैं, और हाइपरटेंशन होता है। सो स्वीटिंग, टेकिकार्डिया और हाइपरटेंशन। हेडेक यहाँ पर हाइपरटेंशन, क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, हेडेक हो जाता है। तो जो फियोक्रोमोसाइटोमा है उसमें हमारे पास क्या होता है, ये 3 चीजें होती हैं। अब एक बात तो कंफर्म हो गई कि इसकी डायग्नोसिस जो है, इसका डायग्नोसिस क्या है, फियोक्रोमोसाइटोमा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि व्हाट इज द डायग्नोसिस, क्वेश्चन ये है कि बेस्ट नेक्स्ट स्टेप। अब इसमें टीएफटी करेंगे, प्लाज्मा मीटानेफ्रिन करेंगे, 24 आवर यूरिन कार्टिसोल करेंगे या इकोकार्डियोग्राफी करेंगे। तो अगर आप देख ले, अगर डायग्नोसिस जो है फियोक्रोमोसाइटोमा है तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है विच इज रिलेटेड टू फियोक्रोमोसाइटोमा, दैट इज प्लाज्मा मीटानेफ्रिन लेवल। हम ये चेक करेंगे कि ये क्या चीज है, यानी अगर ये ज्यादा है तो वी विल कंफर्म दैट द डिजीज इज फियोक्रोमोसाइटोमा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है, बाकी टीएफटी वगैरह का इसके साथ इतना रोल नहीं है, ठीक है। तो टी यहाँ पर अगर देखिए T3 T4 भी जो है स्वीटिंग वगैरह काज करती है, लेकिन यहाँ पर मोस्ट जो सुचेबल है वो क्या है, मीटानेफ्रिन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, प्लाज्मा मीटानेफ्रिन। अगर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख ले तो एक्सप्लेनेशन में जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, स्वीटिंग है, टेकिकार्डिया है, पैराक्सिस्मल हाइपरटेंशन होता है जिसकी वजह से हेडेक होता है। ये क्या है, क्लासिकल ट्रायड है फियोक्रोमोसाइटोमा का, ठीक है। प्लाज्मा मीटानेफ्रिन जो होते हैं द मोस्ट सेंसिटिव एंड इनिशियल टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग केटाकोलामीन एक्सेस, यानी अगर बॉडी के अंदर केटाकोलामीन का एक्सेस है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या लेंगे, प्लाज्मा मीटानेफ्रिन लेवल चेक करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, मोस्ट सेंसिटिव इनिशियल टेस्ट है, यानी मोस्ट सेंसिटिव है इनिशियल टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग केटाकोलामीन एक्सेस। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन, नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास क्या है, 50 ईयर ओल्ड मैन है इज एक्सर्शनल, 50 ईयर ओल्ड मैन इज एक्सर्शनल डिस्पनिया। क्या है, एक्सर्शनल डिस्पनिया है, ठीक है, एंड होलोसिस्टोलिक मर्मर है एट द एपेक्स रेडिएटिंग टू एक्सिला। तो यहाँ पर अगर आप एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं तो रेडिएटिंग टू एक्सिला से भी आप इस एमसीक्यूज को पिकअप कर सकते हैं। तो मर्मर रेडिएट होता है एक्सिला को, वो क्या होता है आप लोग को मैं डिस्कस करूंगा। ईसीजी क्या करता है, ईसीजी में हमारे पास शो करता है लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। अब यहाँ पे मोस्ट लाइकली काज या डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं। तो अगर आप इसमें सोचे, एमआई पॉइंट नोट करें कि एमआरए में क्या आता है हमारे पास, जो हमारे पास एक्सिया को, ए का मतलब क्या है, एक्सिला, एक्सिया, ए मीन एक्सिला, ए का मतलब क्या होता है, एक्सिला होता है, आर मीन रीगर्गिटेशन, ठीक है, एंड दैट इज मीट्रल रिगर्गिटेशन। सो यहाँ पे जो मर्मर एक्सिला को रेडिएट होता है वो क्या होता है, मीट्रल रिगर्गिटेशन होता है। सो यहाँ पर बाकी चीज़ों को छोड़े अगर आपको ये लफ्ज़ याद हो MRA, सो मीट्रल रिगर्गिटेशन जो का मर्मर होता है वो क्या होता है, एक्सिला को जो है स्प्रेड होता है। सो यहाँ पर आयोटिक सिनोसिस, मीट्रल सिनोसिस, मीट्रल रिगर्गिटेशन एंड सो द करेक्ट आंसर इज। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बाकी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं किया, भी करता हूँ क्योंकि इस एक पॉइंट से आप एमसीक्यूज को पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, मीट्रल वाल, एमआर जो होता है, मीट्रल वाल का जो जब रिगर्गिटेशन होता है, एंड यू नो व्हाट इज मीट्रल वाल रिगर्गिटेशन, ये हमने फर्स्ट एड बुक एक्सप्लेनेशन में काफ़ी एक्सप्लेनेशन से डिस्कस किया हुआ है। हम एक एक डिजीज को यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, तो थोड़ा एमसीक्यूज के लेवल पे हम यहाँ पे जाएंगे। हर चीज़ को अगर आप दोबारा से डिस्कस करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा। तो एमआर में क्या होता है, होलोसिस्टोलिक मर्मर होता है, होलोसिस्टोलिक मर्मर यू नो, ठीक है, और ये एट द एपेक्स के ऊपर होता है, एंड दैट इज रेडिएटिंग टू एक्सिला ड्यू टू बैक फ्लो इनटू द लेफ्ट एट्रियम। जो लेफ्ट एट्रियम में बैक फ्लो होता है ना, उसकी वजह से क्या होते हैं, रिगर्गिटेशन। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो क्योंकि मीट्रल वाल की रिगर्गिटेशन है तो वहाँ पे फ्लो जो होता है वो क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाती है, और इस वजह से जो ये मर्मर होता है एपेक्स के ऊपर वो रेडिएट होता है कहाँ पे, एक्सिला की तरफ। लंग स्टैंडिंग अगर ज़्यादा टाइम के लिए म्यूचुअल एमआर होता है तो ये क्या करते हैं, लेफ्ट एट्रियल डायलेटेशन फ्रॉम द क्रोनिक वॉल्यूम ओवरलोड। यानी एक बार फिर डिस्कस करते हैं, बाकी ये हमने डिस्कस किया हुआ है। ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम है। जब क्या होता है, म्यूचुअल रिगर्गिटेशन होता है तो नॉर्मली क्या होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन जब होती है तो ये ब्लड आयोटा के अंदर जाती है और ये जो है म्यूचुअल वाले हैं क्लोज हो जाता है। बट क्या होता है यहाँ पे क्या होता है,
जब लेफ्ट मेट्रो वाल की रिगर्गिटेशन होती है, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये रिगर्गिटेट होता है इस तरह ऊपर, और ये सही तरीके से बंद नहीं होता, यानी इसमें मसला है, रिगर्गिटेशन है। तो इस वजह से अ लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम गो इनटू द लेफ्ट एट्रियम, और इस वजह से यहाँ पर वॉल्यूम की जो है ओवरलोड हो जाती है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और इस वजह से इसकी इनलार्जमेंट होती है। सो लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट जो होता है, डायलेटेशन जो होता है, इस केस में मिट्रल वाल रिगर्गिटेशन में होता है। Then we will quickly move to the next question. We have question number 5. पर हमारे पास एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने सबसे पहले डायग्नोस कंफर्म करना है, विच इज जो कि एमसीक्यूज में वो भी आ सकता है, ठीक है। तो एमसीक्यू जरूर नहीं कि इस तरह आ जाएगा, ठीक है। इसकी फॉर्म में दूसरी शक्ल में भी आ सकते हैं। तो एक पेशेंट है जो कि हमारे पास फीवर के साथ पेश आया, प्रेजेंट हुआ, मलेज है, उसको जनरलाइज मलेज है, बॉडी एज वगैरह है, स्प्लिंटर हेमोरेजेस हैं उसकी बॉडी के ऊपर, ठीक है, नेल वगैरह के ऊपर। वो क्या कहता है, डेवलप अ न्यू सिस्टोलिक मर्मर। तो न्यू सिस्टोलिक मर्मर, एक पेशेंट है जिसको फीवर है, हेमोरेजेस हैं, मलेज हैं या फीवर हैं, ये सिम्टम का अब को ये भी मालूम हो कि एक पेशेंट प्रेजेंट विद फीवर एंड डेवलप न्यू ऑनसेट मर्मर। तो जब भी ये लफ्ज आते हैं, देखिए एमसीक्यूज में आपने एक पॉइंट को जो है पिकअप करना है। आपने एक टॉपिक को पढ़ा होगा, लेकिन एमसीक्यूज जो होते हैं वो एक पॉइंट को जो है आपने याद रखना है, उससे अपने जो है अपना कंसेप्ट उठाना है और सही अपन का जो है इंतखाब करना है। एक चीज से जो है अपना एमसीक्यूज का करेक्ट आप मतलब ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफिकल्ट जो है मैंने बना दिए हैं। तो यहाँ पर आप लोग अगर देख ले तो यहाँ पर मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस अगर हम सोचे, या फिर तो मोस्ट लाइकली पैथोजन है, लेकिन अगर हम सोच ले कि मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो है हमारे पास इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस है। लेकिन अगर मोस्ट जो है अगर हम मोस्ट स्पेसिफिक जाए तो ये क्या है, सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें जो है आयो हाज मोस्ट लाइकली पैथोजन जो है हमारे पास क्या है। तो जो हमारे पास सब बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस है, ये क्या होता है, ये अक्सर जो है डैमेज वाल के ऊपर होता है, और वो क्या होता है, कॉमनली इसकी जो मोस्ट कॉमन काज है वो क्या है, स्टेफाइलोकोकस, जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेन है। तो सब एक्यूट के केस में हमारे पास सब स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेन है, और ये अक्सर जो है डेंटल प्रोसीजर वगैरह के बाद में जो है होते हैं, ये बैक्टीरिया हट के ऊपर आता है और वहाँ पर जो डैमेज वाल है उसको क्या करते हैं और डैमेज करते हैं, और इसमें इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस ऑफ सभी क्यू टाइप जो है काज सकते हैं, काज जो है आ सकते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे पास सब एक्यूट इंडोकार्डाइटिस होता है, बैक्टीरिया यूजुअली अकर ऑन डैमेज वाल एंड इज कॉमनली काज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेन एंड फॉलोइंग अ डेंटल प्रोसीजर, स्लो ऑनसेट इन पेरिफेरल साइंस सपोर्ट दिस, ठीक है। स्लो ऑनसेट होगा इसका, यानी एक्यूट के मुकाबले में सब एक्यूट का जो ऑनसेट होगा वो थोड़ा स्लो होगा, और इसके बाकी साइंस वगैरह जो है ये होंगे, ठीक है। यानी स्प्लिंटर हेमोरेज वगैरह और भी जो है सिम्टम है जो हमने फर्स्ट एड बुक के डिस्कशन में हमने की हुई है। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्लिनिकली भी यहाँ पर इस तरह ज़्यादा होता है। हमारे पास क्या 65 ईयर ओल्ड डायबिटिक है, एक 65 ईयर ओल्ड डायबिटिक पेशेंट है, वो प्रेजेंट करता है विद एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑर्थोपनिया एंड बीपी जो है लो है, जीबीपी जो है एलिवेटेड है, लंग क्रिपिटेशन है। तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करते हैं कि इनको ये मसला किस वजह से है। लेट्स से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है इस पेशेंट को, ठीक है। ऑर्थोपनिया होता क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऑन लाइंग फ्लेट। एक पेशेंट जो है बैठा हुआ है, उसको जो है डिफिकल्टी नहीं होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नहीं होगी, लेकिन जब वो सो जाता है, लेट जाता है, तो उसको जब डिफिकल्टी ज़्यादा होती है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोपनिया। तो उसको शाइक्यू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ऑर्थोपनिया है, बीपी जो है उसका लो लेवल पे है, जीबीपी जो है एलिवेटेड है, और लंग क्रिपिटेशन है। तो एक बात इससे हम ले सकते हैं कि इस पेशेंट के लंग में क्या है, फ्लूइड एक्युमुलेशन जो है हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल थेरेपी। तो हम क्या करेंगे, बेस्ट इनिशियली हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्फिन देंगे पेन के लिए, फ्यूरोसमाइड, डिजॉक्सिन, एसी इनहिबिटर। तो इनका तो रोल जो है नहीं है यहाँ पर। अगर हम देखें तो इस पेशेंट के लंग में फ्लूइड ज़्यादा जमा हुआ है, तो हम सबसे पहले फ्यूरोसमाइड देंगे, और फ्यूरोसमाइड जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लेजिक वगैरह देते हैं। तो लेजिक वगैरह जो देते हैं, जो कि फ्यूरोसमाइड होते हैं, वो क्या करते हैं, हम देते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, जो है डायरेटिक्स हैं, तो लॉस ऑफ फ्लूइड करते हैं, और इस वजह से कि लंग के अंदर क्या होता है, एडिमा जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। सो वी विल गिव द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज IV फ्यूरोसमाइड। सो इसमें क्या होता है, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा हुआ, इस पेशेंट को क्या है कि एक्यूट पल्मोनरी एडिमा है, और नीड रैपिड प्री लोड रिडक्शन। इसको हम क्या करेंगे, प्री लोड यानी वॉल्यूम की रिडक्शन करेंगे। इन IV फ्यूरोसमाइड जो होता है वर्क फास्ट टू डिक्रीज पल्मोनरी कंजेशन, यानी पल्मोनरी के अंदर जो ब्लड या एडिमा हुआ है उसको डिक्रीज करने में फ्यूरोसमाइड जो होता है फास्ट रोल अदा करता है एंड इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन। और यहाँ पर एडिमा की जगह पर ऑक्सीजन जो होता है आता है, और इस पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत जो है पूरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे एक पेशेंट दोबारा हमारे पास आए हैं, अ पेशेंट प्रेजेंट विद सिनकोप ऑन एक्सर्शन।
यानी जब वो थोड़ा काम करता है तो उसको सिंकोप हो जाता है। हर्ष, क्रिसेंडो, डी क्रिसेंडो, मर्मर है। वी हैव डिस्कस क्रिसेंडो एंड डी क्रिसेंडो मर्मर। ये हमने क्या क्या डिस्कस किया, इसका इस तरह जो है ग्राफ आता है, यानी पहले इस तरह फिर नीचे इसकी जो है इंटेंसिटी है या लाउडनेस है। सो एंड दैट इज रेडिएटिंग टू carotid. So this is again important thing to be remember, you should remember radiating to carotid. तो carotid में मेनली दो चीज़ें जो है आपने याद रखनी है, ठीक है। और मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस यहाँ पे मैंने जो है इसी क्वेश्चन में जो है मांगा है, ठीक है। तो एक पेशेंट है प्रेजेंट है विद सिंकोप ऑन एक्सर्शन। एक पेशेंट है जब वो काम करता है तो उसको क्या होता है, सिंकोप होता है। अर्श, क्रिसेंडो, डी क्रिसेंडो, मर्मर है एंड दैट इज रेडिएटिंग टू कैरोटिड। तो पहले हमने एक डिस्कस किया कि MRA यानी मिटल वाल रिगर्गिटेशन का जो मर्मर होता है वो एक्सिला को रेडिएट करता है, MRA। यहाँ पर एक और जो है आपने याद रखना है कि ASC। तो यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिए, आस्क, ASC, आस्क MRA से पूछो, ठीक है। MRA से पूछो, MRA तो आपको पता है। आस्क जो है यहाँ पर डिस्कस करते हो। सबसे पहले यहाँ पर इसको सिंकोप है एक्सर्शन का। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसको आउटफ्लो जो है हार्ट से जो आउटफ्लो होता है उसमें क्या है मसला है, यानी लेट्स से दिस इज द हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर क्या है आयोटा है, दिस इज द आयोटा। अब जब वो क्या करता है बाहर की तरफ उसका जो है आउटफ्लो जो है डिक्रीज है और यहाँ पर कोई मसला है तो इस मसले को हम आयोटिक स्टेनोसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है आयोटिक स्टेनोसिस में जब वो एक्सर्शन करता है तो यहाँ पर फ्लूइड ज़्यादा नहीं जाता, यानी ब्लड जो है ज़्यादा नहीं जाता फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द आयोटा, और इस वजह से फिर ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, सेरिब्रल परफ्यूजन भी हो जाती है। इवन अगर सीवियर जो है हमारे पास आयोटिक स्टेनोसिस हो, अगर आयोटिक स्टेनोसिस सीवियर हो जाए तो हमारे पास सेरिब्रल परफ्यूजन जो है ये भी जो है कम हो सकती है। और इसमें हर्ष, क्रिसेंडो, डी क्रिसेंडो, मर्मर होता है एंड दैट इज रेडिएटिंग टू कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। कैरोटिड मोस्ट लाइक डायग्नोसिस यहाँ पर क्या है हमारे पास जो मोस्ट लाइक डायग्नोसिस है वो है आयोटिक स्टेनोसिस। सो आयोटिक स्टेनोसिस में ये चीज़ें जो हैं होती हैं। तो ये हमारे पास इस बार है आस्क MRA यू शुड नो। आयोटिक स्टेनोसिस का कहता है आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के अंदर ब्लड जो है नहीं जाता, ज़्यादा कम जाता है लेकिन कम, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ आयोटिक स्टेनोसिस, और इस वजह से लीडिंग टू एक्सर्शनल सिंकोप, यानी ए पेशेंट अगर ज़्यादा काम करता है तो इस वजह से उनको सिंकोप हो सकता है। और इसका जो मर्मर होता है रेडिएटिंग टू कैरोटिड इज कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो द मर्मर रेडिएटिंग टू कैरोटिड इज कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। एंड सीवियर आयोटिक स्टेनोसिस रिड्यूस सेरिब्रल परफ्यूजन ड्यूरिंग द एक्सर्शन। अगर सीवियर हो आयोटिक स्टेनोसिस तो ये क्या करते हैं सेरिब्रल यानी ब्रेन को भी जो ब्लड सप्लाई है उसकी भी डिक्रीज जो है काज कर सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर इज द आयोटिक स्टेनोसिस। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास इसमें क्या है, हमारे पास 30 ईयर ओल्ड मैन हैज अ सडन डिस्पनिया। क्या है, इसको सडन डिस्पनिया है, यानी चेस्ट के साथ कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्लेवरेटिक चेस्ट पेन है, इसकी प्लेवरा का पेन है एंड हाइपोटेंशन भी है। इसको क्या है, हाइपोटेंशन भी है। तो कोई शॉक वगैरह हुए हैं किस वजह से, एक लंग्स प्रॉब्लम की वजह से या ठीक है। ECG में S1, Q3, T3 अगर आप इसको देख ले तो ये इसे भी आप जो है इसका ऑप्शन जो है सही कर सकते हैं। तो व्हाट इज द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप, तो इसमें अपने सबसे पहले डायग्नोसिस करना है। डायग्नोसिस जो है ये अपने करना है कि इसमें डायग्नोसिस क्या है। तो इसमें अगर हम देखें कि जो पल्मोनरी इम्बोलिज्म होता है, पल्मोनरी इम्बोलिज्म उसमें क्या होता है इन डायनामिकली जो है इंस्टेबिलिटी, हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी रहता है और इस वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में फिर क्या होता है हाइपोटेंशन हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है और यहाँ पर पल्मोनरी इम्बोलिज्म हुआ है। और इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, अगर हम इस थ्रोम्बस जो बना हुआ है पल्मोनरी वेसल के अंदर इसको अगर हम थ्रोम्बोलाइज करें तो ये हमारे पास क्या होगा, बेस्ट इनिशियल नेक्स्ट स्टेप होगा। तो यहाँ पर IV फ्यूरोसमाइड देंगे, नहीं इसकी कोई फायदा नहीं है क्योंकि यानी बेस्ट नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है डिस्पनिया तो है, प्लेवरेटिक चेस्ट पेन है, प्रॉब्लम जो है और है इमीडिएट थ्रोम्बोलाइसिस, एस्पायरिन और इकोकार्डियोग्राफी। तो इकोकार्डियोग्राफी इसमें जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, B है, दैट इज इमीडिएट थ्रोम्बोलाइसिस। अगर हम ये करेंगे तो हमारे पास जो है ये थ्रोम्बोस ब्रेक हो जाएगा और इसमें क्या है सो प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व होगा। मिसिव पल्मोनरी इम्बोलिज्म क्या कहते हैं, हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक काज करता है। थ्रोम्बोलाइसिस जो है रिपीटली क्या करता है, डिसॉल्व द क्लॉट एंड इंप्रूव राइट हार्ट आउटपुट इन लाइफ थ्रेटनिंग जो है पल्मोनरी इम्बोलिज्म। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बेस्ट नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, इमीडिएट थ्रोम्बोलाइसिस। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। पेशेंट प्रेजेंट, एक पेशेंट है वो प्रेजेंट हुए विद प्रोग्रेसिव डिस्पनिया और तपनिया। जिस तरह हमने पढ़ा क्या तपनिया क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग व्हेन लाइंग। S3 साउंड इसमें प्रोड्यूस होते हैं और इसके B एंड P लेवल जो है एलिवेटेड हैं। और यहाँ पर मोस्ट लाइकली टाइप ऑफ हार्ट फेलियर जो है ये कौन सा है। तो इस पेशेंट के अंदर अगर हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास S3 किस साइड पे होता है, वो जो है क्या होता है जब हमारे पास वेंट्रिकल के खिलाफ जो होता है राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट होता है, ठीक है।
BNP लेवल जो है एलिवेटेड है, स्ट्रेच है, वेंट्रिकल्स वगैरह जो है हमारे पास हार्ट फेल है, वो काम नहीं करता, यानी वो सही तरीके से प्रोग्रेसिव डिस्प्ले है, बैकवर्ड फ्लो है, मतलब ब्लड का उस वजह से जो है लंग जो होते हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ जो है ब्लड नहीं ला सकते और उस वजह से डिस्प्ले है, यानी इडीमा हुआ है, पल्मोनरी इडीमा। सिमिलरली अर्थोपनिया हुआ है, ए बी बिकॉज ऑफ दिस बैकवर्ड फ्लो स्ट्राइक, यानी लंग्स जो होते हैं वो लंग्स जो है हमारे पास ये हार्ट की तरफ जो है लेफ्ट साइड की तरफ ब्लड नहीं ला सकता क्योंकि यहाँ पर फेलियर है। सो यहाँ पर मोस्ट करेक्टली ऑप्शन जो है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है, दैट इज सिस्टोलिक। ठीक है, यहाँ पर जो है क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रेक फ्लो जो है हमारे पास डिस्टर्ब है। सो ब्रेक यहाँ पे जो है ब्लड जो है ये ब्रेक फ्लो जो है करता है, ब्लड जो है आगे की तरफ नहीं जा रहा अयोटा की तरफ, तो यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर का कमर होता है, इस वजह से पीछे लंग में जमा हो जाता है और यहाँ पर इस वजह से डिस्पनिया कपनी जो है होता है। सो S3 है विच इंडिकेट वॉल्यूम ओवरलोड, ऑल मार्क ऑफ सिस्टोलिक फेलियर। BNP एलिवेशन जो है कंफर्म करता है इंक्रीज वेंट्रिकुलर स्ट्रेच, यानी जब वेंट्रिकल स्ट्रेच होंगे, स्ट्रेच होते हैं तो इस वजह से हमें पता है कि नाइट्रियोटिक पेप्टाइड जो होते हैं बनते हैं, विच आर टू टाइप्स ANP एंड BNP। सिम्टम्स जो होते हैं रिफ्लेक्ट पल्मोनरी कंजेशन, और इसके जो सिम्टम्स हैं जैसे कि डिस्ने और तपनिया, ये चीज़ें क्या हैं, इससे हमें पता चलता है कि क्या है, पल्मोनरी कंजेशन है। तो जब पल्मोनरी कंजेशन होगा तो हम जाएंगे टुवर्ड द लेफ्ट साइड। इनिशियली कंजस्टिव भी हो सकते हैं बट हियर वी हैव नो ऑप्शन ऑफ कंजस्टिव, सो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में इनिशियली क्या होता है, हमारे पास बैक फ्लो होता है और लंग के अंदर जो है फ्लूइड एक्युमुलेट होता है। तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमारे पास क्या है, एक 50 ईयर ओल्ड मैन है विद प्रायर MI, इसको पहले MI हुआ था और इसको न्यू S4 एंड डायस्टोलिक थ्रिल हुए, मोस्ट लाइकली काज, इसमें मोस्ट लाइकली काज क्या हो सकता है, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्युरिज्म है, मिट्रल रेगुलेशन, आयोटिक रेगुलेशन। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, इसको डायरेक्टली रीड करते हैं, क्या है हमारे पास जो आयोटिक एन्युरिज्म होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्युरिज्म जो होता है उसमें ये चीज़ें होती हैं, क्या होता है कि जो स्टिफ होता है नॉन कंट्रैक्टाइल एनोरिज्मल लेफ्ट वेंट्रिकल पोस्ट MI, यानी MI के बाद ये जो एनोरिज्म होता है इसकी वजह से क्या होता है, इंपेयर्ड फीलिंग काजिंग S4, इसमें क्या होता है S4 इस वजह से प्रोड्यूस नहीं क्योंकि फीलिंग जो होता है सही नहीं होती। क्रोनिक स्कैरिंग जो होता है, रिड्यूस कंप्लायंस, जब MI होता है तो इस वजह से स्कार बनते हैं और इस वजह से कंप्लायंस कम होता है और प्रोड्यूस पल्पेबल डायस्टोलिक इंपल्स, तो इसमें पल्पेबल जो डायस्टोलिक इंपल्स होते हैं वो इस वजह से होते हैं स्कारिंग की वजह से। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है